जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न की तरफ और करते हैं सभी प्रश्नों को हल। और साथ में मैं आपको बता दूं आपके पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आज का स्कोर क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए आपको लेके आता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने घर की उम्मीद का इकलौता सितारा हूँ। मैं अपने घर की उम्मीद का इकलौता सितारा हूँ। मैं टूट नहीं सकता क्योंकि मेरा चमकना बहुत ज़रूरी है। तो भाई बिल्कुल सच है और ये सत्य है कि हम लोगों का चमकना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे चलते हैं और मेहनत करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई। तो इसका सही जवाब है तो भाई याद रखना लेह, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और आज की क्लास में आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हैं, और मैं आपको साथ में बता दूं कि कुछ उनसे रिलेटिव क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है किस देश ने हाल ही में गीगा चैटबॉट लॉन्च किया। तो देखो जहाँ पे हाल ही में लिखा हो ये आपके पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं क्वेश्चन के। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, वो रूस ने लॉन्च किया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और देखो क्षेत्रफल की दृष्टि में पहले नंबर पर रूस आता है और अपना भारत जो है ये 7वें नंबर पर आता है। तो ये आप याद रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से, जो जनसंख्या से अगर देखा जाए तो भारत दूसरे नंबर पे आता है और पहले नंबर पर चीन आता है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है सभी प्रश्नों को 30 मिनट के अंदर अंदर करने हैं, 50 के 50 क्वेश्चन। और यहाँ पे दिया गया है कि सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इनमें से देखो ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो याद रखना कब मनाया जाता है, तो 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई, 16 मई को मनाया जाता है। ये तो आप याद रखेंगे। और देखो स्थापना दिवस यहाँ पे पूछा गया है तो 49वां मनाया गया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं सिर्फ एक बार कहता हूँ, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट तो बहुत अच्छा है, पर सब्सक्राइब और लाइक बहुत कम आते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कमी रह जाती है, आप मुझे बताओ, मैं उसको भी पूरा करूँगा। लेकिन मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि यार मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो दोस्त दिया गया है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। तो बैडमिंटन खेल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखो जैसा कि पेनाल्टी स्ट्रोक है, पेनाल्टी स्ट्रोक और पेनाल्टी किक, देखो दो शब्द हैं और ये खेलों से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। अपना सिलेबस देख लेना, वहाँ पे दिया गया होगा कि खेल से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है ये आपकी हॉकी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे देखो हॉकी में स्ट्रोक होता है, बल्ले में स्ट्रोक होता है। तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है ये हॉकी से संबंधित है। और पेनाल्टी किक की अगर बात करोगे तो वो आपकी फुटबॉल से संबंधित है। भाई फुटबॉल में किक मारते हो ना, बाइक में किक मारते हो, पैर से मारते हो ना, तो ऐसे ही याद रखना किक फुटबॉल में मारते हैं। तो पेनाल्टी की देखो चाइना मैन है, गली शब्द है, ये आपके जो हैं ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन सी बच रहा है स्मैश। तो स्मैश जो है ये आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ये आप देखो याद रखना। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है मिलिंद पाहो पाठ किससे संबंधित है। तो मिलिंद पाहो पाठ जो है ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये आपका बौद्ध ग्रंथ है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और मैं बता दूं ये जो आपका बौद्ध ग्रंथ है ये पाली भाषा में लिखा गया है, रचित है किसमें, पाली भाषा में। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, पाली भाषा में रचित है, ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। देखो ये अब हमें एड्स दिवस पता है, हम बता देंगे भैया 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हमें थल सेना दिवस पता है कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। हमें वायुसेना दिवस पता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमें नौसेना दिवस पता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हमें श्रम दिवस पता है 1 मई को मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, हमें परिवार दिवस पता है 15 मई को मनाया जाता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रतिवर्ष कैंसर दिवस अगर पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे, तो बता देना दोस्त 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऐसे आपको याद रखने हैं
और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये सब मुझे याद कैसे होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक आप प्रश्नों को लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे मेरे भाई मेरे बहनों, मेरा यकीन करो आपको याद नहीं होगा। आप लिखना स्टार्ट कर दो, आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो देखो स्वच्छता ही सेवा और एक था स्वच्छ भारत अभियान, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखो स्वच्छता ही सेवा जो है ये एक दिन आपको याद होगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन के लिए वो अभियान चलाया था, याद होगा कि सब ने सफाई करी थी। तो वो आपको 2023 में 1 अक्टूबर को चलाया गया था। 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर, लेकिन 2023 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसे प्रश्न को आप गूगल पे सर्च करेंगे और फिर मुझे इसका आंसर बताएंगे कि 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर। देखो यहाँ पे दिया गया है कि एलिस मुनरो ने किस क्षेत्र में नोबेल जीता था? एलिस मुनरो ने किस क्षेत्र में नोबेल जीता था? तो देखो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इनका निधन हो गया है, इनका निधन हो गया है। और ये जो जीती थी ये साहित्य मतलब कि लेखन के लिए जीती थी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त, और ये देखो प्रश्न पूछा जाएगा, इस पे मैंने हैशटैग बना दिया है, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना। देखो यहाँ पे ये प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये प्रश्न देखो मैंने कहा ना आज की क्लास में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आप याद रखना ये कहाँ पर रखी गई? तो ये झारखंड में रखी गई। तो झारखंड ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो हर क्लास में कहता हो सकता है मेरी जबान पे सरस्वती माँ विराजमान हो, और जितने भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं इस बार उनको 100% वर्दी मिल जाएगी। और आप भी अपने भाई को यार एक बार सपोर्ट कर दो, एक बार लाइक वाला बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो यहाँ पे दिया गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की? योजनाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? देखो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नेशनल स्टार्टअप डे है। तो नेशनल स्टार्टअप डे जो है ये 16 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 जनवरी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब देखो 16 मई को क्या मनाया जाता है? तो 16 मई को क्या मनाया जाता है? तो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा देश 22वां एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन करेगा? कौन सा देश 22वां एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन करेगा? तो ये भी याद रखना है आपको। और इसका सही जवाब जो आपका है वो क्या हो जाएगा? आप फटाफट बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपको चीन लगाना है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सभी वंशों के संस्थापक आपको पता होने चाहिए, पता नहीं प्रश्न कौन सा पूछ लिया जाए। तो सैयद वंश का जो वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन था? तो हम तुरंत बताएंगे खिज्र खां, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और हरिहर बुक्का जो है, हरिहर बुक्का जो है ये कौन से वंश के संस्थापक थे? बताइए ये कौन से वंश के संस्थापक थे? तो हरिहर बुक्का जो है ये दोनों संगम वंश के थे। किसके? संगम वंश के थे। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और वीर नरसिंह जो है, वीर नरसिंह जो है ये तुल्लु वंश के थे। क्या? ये तुल्लु, ठीक है, ये तुल्लु वंश के थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये आप बताइएगा। तो यहाँ पे देखो सुभाष चंद्र बोस जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास ऑप्शन ए। और ये देखो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आज की पूरी क्लास के प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और जो गांधी जी के गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन बी, ठीक है, ये याद रखना गांधी जी के गुरु थे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? ये तो सभी को पता होगा, फटाफट बताइएगा हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है। देखो गुरुग्राम मत लगा देना, कुछ लोग लगा देंगे, आपका गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि
और यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि जो हरियाणा राज्य की राजधानी है वो है आपकी चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ आपका सही जवाब हो जाएगा। और पंजाब की क्या हो जाएगी बताइएगा? चंडीगढ़। आप सही बता रहे हैं। देखो नागालैंड की यहाँ पे कोहिमा होती है, ये नागालैंड की राजधानी है। और नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? तो वो मैंने आपको बताई थी, वहाँ की जो राज्य भाषा है वो है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी किस राज्य की राज्य भाषा है, तो आप बता देंगे नागालैंड की। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो शिलोंग है ये किसकी राजधानी है? तो शिलोंग जो है ये मेघालय की राजधानी है। कहाँ की? मेघालय की राजधानी है। और मैं आपको बता दूं, मेघालय से मुझे याद आ गया कि जो मासिन राम है वहाँ पे सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा जो औसतन वर्षा होती है मासिन राम, ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में। तो ये भी आप याद रखेंगे और हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा। देखो सबसे कम वर्षा जो है वो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लेह में होती है, और सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी मासिन राम हो जाएगा। और ये दोनों मैंने आपको इसीलिए बताया कि पेपर के अंदर हो सकता है पूछ लिया जाए। देखो यहाँ पे दिया गया है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य पूछा जाएगा तो आप उत्तर प्रदेश लगाएंगे। और ये जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य भी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और देखो अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे अनुसूचित जाति दिया है, और अगर आपसे पूछा जाएगा अनुसूचित जनजाति पूछा जाएगा तो आप याद रखना मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर जनजाति, यहाँ पे देखो अनुसूचित जनजाति आ जाएगा तो आप मध्य प्रदेश बताएंगे, अनुसूचित जाति आएगा तो आप उत्तर प्रदेश बताएंगे। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ? तो भाई सबसे पहले जो प्रसारण हुआ था रेडियो का वो कहाँ से हुआ था? तो वो इनमें हो जाएगा आपका सही जवाब मुंबई से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मुंबई से। कब हुआ था? तो भाई एसआई वालों मेरे भाई नोट कर लो, आपका सही जवाब 23 जुलाई 1927 हो जाएगा। ठीक है, 23 जुलाई 1927 हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम योग विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? प्रथम योग विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखो यहाँ पे प्रथम है और वो भी योग विश्व कप है, ये भी आप याद रखना। तो इसका आयोजन जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये दिल्ली में किया गया, तो ये आप याद रखेंगे। और ये आपके लिए हैशटैग बना रहा हूँ। दिल्ली में एक जगह पड़ती है नांगलोई। क्या पड़ती है? नांगलोई। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नांगलोई। तो देखो मैंने करंट अफेयर की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मैं आपको प्रश्न देना भी स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि मैं देखो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं सीखूँ, मैं जो भी विद्या ग्रहण करूं, विद्या का नियम यही होता है कि जितनी अगर आपको ज़्यादा विद्या चाहिए तो आपने जो विद्या ग्रहण कर रखी है अपने गुरुओं से, उसे आप औरों तक पहुंचाएं। समझ जाओ कि आपकी विद्या बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। बस मैं वही काम करता हूँ। यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ? क्या मैं इसे आज आपको मैं ये 4 बार क्वेश्चन इसको कर रहा हूँ, क्या मैं कभी भूलूंगा कि ये केरल हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। एक बार इसको मैंने कॉपी पे लिखा, ठीक है, मैंने कहा लिखने से याद होता है। एक बार कॉपी पे लिखा, फिर मैंने क्लास के लिए पीपीटी में इसे लिखा, और पीपीटी के बाद ये अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और पढ़ाने के बाद इसका जब पीडीएफ दूंगा तो इसका आंसर लगाऊंगा। जब आंसर लगाऊंगा तो ये मैंने क्वेश्चन कितनी बार पढ़ लिया? 1 2 3 4 मतलब टोटल 5 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। क्या मैं कभी भूलूंगा? नहीं। तो इसीलिए कहता हूँ लिखना स्टार्ट कर दो। देखो यहाँ पे दिया गया है पायरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? भाई इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये आए हुए प्रश्न हैं आपके, तो आप क्या बताएंगे? उच्च तापमान। भाई तापमान को तो, बॉडी टेम्परेचर को तो आप थर्मामीटर से भी नापते हैं। भाई थर्मामीटर क्या करता है? आपका टेम्परेचर नापता है। लेकिन उच्च तापमान जो होता है वो पायरोमीटर से नापते हैं। और अधिक दूरी के लिए, जो अधिक दूरी है, देखो दूरी को नापने के लिए तो आप किलोमीटर का यूज करते हैं। भाई किससे? किलोमीटर की। वो 5 किलोमीटर है भाई, मेरे घर से मेरा जो मार्केट है वो 1 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन वो किलोमीटर में आप करते हैं। लेकिन अधिक दूरी, जैसे एक ग्रह से दूसरी अगर नापोगे तो वो आप प्रकाश वर्ष में नापते हैं। क्या? वो आप प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो ये भी याद रखना। देखो दूध की शुद्धता जो है ये किससे नापते हैं? तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से नापते हैं। अब तो लैक्टोमीटर का जमाना ही चला गया, क्योंकि अब तो मशीन में सीधा यहाँ पे मैंने देखा है डेयरी पे क्या होता है कि उन्होंने एक साइड लगाया तो उसमें उसने उसे मतलब कि मिक्स कर दिया, और दूसरी तरफ लगाया तो सीधा फेड निकाल दिया, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा ऐसा नफ और जो भी है पूरा लिख के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाबार्ड की जो स्थापना है
ये हुई थी आपकी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न आपके पेपर में जो आपका प्रीवियस पेपर हुआ था 2019 में, उसमें पूछा जा चुका है कांस्टेबल में। तो आप याद रखना, नाबार्ड की जो स्थापना 1982 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? क्या लखनऊ में है? आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखो यहाँ पे चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसके निदान के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? भाई एलिजा टेस्ट 100% प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। एलिजा टेस्ट जो है ये एड्स के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन एड्स एंटीबॉडी के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो टीबी जो है, इसे टीबी को आप क्या 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 बोलते हैं? जैसे कि कहीं अगर क्षय रोग लिखा हुआ मिल गया, क्षय रोग, तो क्षय रोग जो आपका है वो से टीबी ही होती है। आपको देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं 5 साल तक के जो होते हैं, उन्हें गांव के, मैंने गांव में रहता हूं, गांव का जानता हूं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे गांव के प्राइमरी स्कूल में आती हैं आशा और वो डॉक्टर वगैरह, और वो VCG का टीका लगाती हैं, VCG। तो ये जो होता है ये टीबी के लिए लगाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और अगर कोई भी एरर रह जाता है तो मुझे ज़रूर बताएंगे। और BCG में आपसे B या C या G का मतलब पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर के अंदर पूछा जाता है कि BCG में B का अर्थ क्या है या C का अर्थ क्या है, तो ये आप याद रखना। देखो इसका पूरा फुल फॉर्म देख लेना। यहाँ पे मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आपको शॉर्ट बताता हुआ चलो। यहाँ पे दिया गया है कि रक्त का स्पंदन होता है, रक्त का स्पंदन जो होता है वो किस में होता है? तो भाई वो गुर्दे में होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि ECG किसके रोग का पता लगाने हेतु प्रयोग की जाती है? ECG कहते हैं ना कि कोई बीमार होता है, चलो भाई इसका ECG होगा, अब ECG करवाते हैं, ECG करवाएंगे तो पता लग जाएगा। तो ECG जो है ये हृदय की जांच के लिए होता है। ECG आपका जो है ये हृदय की जांच के लिए होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं मेरे सभी भाई अगले प्रश्न की तरफ। देखो 25 प्रश्न आपके हो गए। अब मैं मात्र आपसे 10 सेकंड का समय मांगता हूँ। एक बार आज मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आज देखना चाहता हूँ कि कितने दोस्त मेरे साथ 25 क्वेश्चन तक बने हुए हैं, और साथ में किस किस भाई ने क्लास को शेयर किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझे ज़रूर एक बार सूचित करेंगे और एक समोसा आपको मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। प्रॉमिस, एक समोसा बिल्कुल फ्री। अब चलते हैं एक नए जोश के साथ 25 क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ने वाला है। यहाँ पे दिया गया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये राजस्थान में है। देखो यहाँ पे रा है ना, यहाँ भी रा है, तो ऐसे ही याद रखना, राजस्थान रणथंभौर, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश में मुझे आज भी एक याद रहता है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कैसे याद रहता है? क्योंकि यहाँ पे निमामिया से 8 चीते आए थे, जिनको वो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़े थे, तो ये तो आपको पता होगा। और देखो उत्तर प्रदेश का एक फेमस है दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ, लखीमपुर में पड़ता है ना, तो ये आप याद रखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में आपके है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे आया है कि किस देश ने हाल ही में आयोजित सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो किस देश ने हाल ही में आयोजित सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट का, देखो खेलों से आएंगे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में जिस प्रश्न में लगा हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, अगर हाल ही में लिखा है तो उसे तुरंत नोट कर लो, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई जीता किसने है? जीता तो जापान ने। और हारा कौन था? तो हारा था पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हारा था, और जीता कौन था? जापान। और देखो बहुत से मेरे दोस्तों को ये नहीं पता होगा, मैं सच बता रहा हूँ, कोई देखो बुरा मत मानना भाई, ठीक है। बहुत से मेरे दोस्तों को नहीं पता होगा कि सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है, किस खेल से संबंधित है। मुझे पता है, नहीं पता होगा, उसके लिए नोट कर लो मेरे भाई, हॉकी। क्या? हॉकी नोट कर लो। और मैं आपको बता दूं, हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है? तो हमारे मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। और हॉकी जो है ये हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, ये भी याद रखना। और चलते हैं अपने भाई अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में जब मैं आता हूँ क्लास में। अभी लाइव नहीं हो पाता है, क्योंकि यार मैंने आपको बताया कि नया फ़ोन लेने की अपनी औकात नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। थोड़ा सा यार सपोर्ट कर दोगे। एक क्लास को भी अगर आप लोगों ने शेयर कर दिया ना दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ, कल से लाइव क्लास आ जाऊँगा, कल से। लेकिन उसके लिए करना क्या है? सिर्फ यार
आपको सपोर्ट करना है, क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है फीफा द्वारा पहला महिला क्लब विश्व कप कब कराया जाएगा। देखो महिला विश्व कप तो होता है, लेकिन यहाँ पे जब क्लब, ये क्लब देख रहे हो ना, क्लब, तो पहला महिला क्लब विश्व कप, ठीक है, पहला महिला क्लब विश्व कप, यहाँ पे ये क्लब लग गया ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये कब कराया जाएगा पहला, तो याद रखना, और वो भी फीफा द्वारा कराया जा रहा है। मैंने उस दिन बताया था ना फीफा किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आप याद रखना ये आपका 2026 में होगा। कब होगा? 2026 में होगा, तो ये आप याद रखें, और पहला महिला क्लब विश्व कप है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। देखो ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सर्वप्रथम सरदार की उपाधि किसने दी थी, कहाँ दी थी, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे पहले तो आप ये बताओ कि सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे जितने भी भाइयों ने बहनों ने प्रश्न का जवाब किया होगा, उनमें बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने इनमें से कोई नहीं लगाया होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि इसका याद रखना, इसका सही जवाब आपका एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर जो है, इसने सबसे पहले बोला था सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था, तो ये आप याद रखना, जो शब्द का जन्मदाता था वो था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो 30 मिनट के अंदर सभी प्रश्नों को करने, 20 बचे हैं और हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, मतलब 30 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ना भी है और उसका आंसर भी करना है, और इसी रफ्तार के साथ, इससे और रफ्तार, ज़्यादा रफ्तार के साथ में हमें पेपर के अंदर करना है। देखो यहाँ पे दिया गया है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो भाई ये हुई थी, याद रखना 1906 में हुई थी। और देखो ये किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद रखना ये आगा खान ने की थी। किसने? आगा खान ने की थी। तो ये भी मेरे भाई सभी दोस्त याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो ये देखो मैंने आपसे कहा ना कि आपके लिए योजनाएं, सभाएं और इतिहास से आपके लिए और जितने भी इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक और प्रश्न बन सकते हैं वो सभी कराऊंगा मैं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये की थी राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय जी ने की थी, और कब की थी हो सकता है कि ये भी हमसे पूछ लिया जाए, तो हम बता देंगे 1815 में की थी। कब की थी? 1815 में की थी। देखो और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। देखो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो अभी तक क्लास में बने हुए हो दोस्त, इस प्रश्न को नोट कर लेना, और पूरे पेपर के अंदर आपसे एक ना एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो आरबीआई ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो याद रखना आर लक्ष्मीकांत राव। तो आर लक्ष्मीकांत राव, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे लक्ष्मीकांत राव लिखा है, लेकिन वहाँ पे हो सकता है आपको आर लक्ष्मीकांत राव लिखा हुआ मिले, तो याद रखना। और सुकुमार सेन कौन थे, तो ये हमारे क्या पहले चीफ इलेक्शन मिनिस्टर, वो जो क्या कहते हैं, जो पहले चीफ इलेक्शन के जो हेड होते हैं, क्या कमिश्नर बोलते हैं ना, तो वो थे, याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय किसान उर्वरक कंपनी लिमिटेड के निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये भी देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों भारतीय किसान उर्वरक कंपनी लिमिटेड के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए विवेक कोहले, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। सभी विटामिनों के रासायनिक नाम मेरे भाई रट लेना, क्योंकि ये पेपर नहीं, भविष्य में फ्यूचर में
कभी भी कोई, अब मान लो अगर कांस्टेबल में भर्ती हो गए तो एसआई की तैयारी करोगे, तो भाई ये तो आपको पता भी होने चाहिए सभी विटामिन के रासायनिक नाम। तो देखो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और रेटिनॉल किसका होता है, तो रेटिनॉल होता है किसका, ए का होता है। और टोकोफेरॉल किसका होता है, तो टेकोफेरॉल जो आपका है ये किसका होता है, इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। किसको, विटामिन ई को। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हो, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसे जो कहते हैं ना कि बांझपन जो है इसी विटामिन की कमी के कारण हो जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 155 में दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। और देखो अनुच्छेद 312 में क्या दिया गया है, ये आपके लिए भी जानना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपसे कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 312 में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है अखिल भारतीय सेवाएं। क्या दिया गया है, अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो अनुच्छेद 368 में क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि कोई भी संशोधन करोगे संविधान में, कोई भी संशोधन करोगे अनुच्छेद 368 के तहत ही करोगे, ठीक है। उसी में ये दिया गया है संशोधन आपका। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे एक प्रश्न मेरा पूछने का मन कर गया कि अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है, बताओ। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 61 जरूर पूछा जाएगा, अनुच्छेद 17 जरूर पूछा जाएगा, अनुच्छेद 25 जरूर पूछा जाएगा। ये वो अनुच्छेद हैं जो कॉमन है, आपसे लगभग सभी के अंदर पूछे जाते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देखो सिडबी का मुख्यालय, तो सिडबी का जो मुख्यालय है ये आपका लखनऊ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और अभी देखो मैंने आपको किसका, नाबार्ड का बताया था ना, तो नाबार्ड का आप मुझे बताना कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। शायद हो सकता है कि मैंने आपको बताया हो तो गलत बताया हो, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ मैंने आपको बताया था, लेकिन सिडबी का मुख्यालय मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। और सिडबी का देखो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको पूरे डिटेल में लिखा था। और देखो इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो याद रखना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990 में हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है गंगा द्वार के नाम से किसे जाना जाता है, गंगा द्वार के नाम से किसे जाना जाता है। अब इस प्रश्न का आप जो, ये प्रश्न भी आ चुका है, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये प्रश्न आपका आ चुका है। गंगा द्वार के नाम से आपके हरिद्वार को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और देखो जो 7 पवित्र स्थल हैं उनमें से एक आपका हरिद्वार भी है। और यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं, कुंभ भी लगता है, आपका कुंभ का जो मेला है वो भी लगता है, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता दी। टेबल टेनिस जो है उसे ओलंपिक खेलों में कब सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, तो आप क्या बताएंगे कब मान्यता दी गई, तो 1988 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया। और ओलंपिक खेल जो हैं ये 1896 में कहाँ पर, एथेंस में स्टार्ट हुए थे। कहाँ हुए थे, एथेंस में हुए थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, एथेंस में हुए थे। और देखो 1920 में भारत शामिल हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और ये कब हुआ था, चलिए दोनों का जवाब दीजिएगा। अध्यक्ष कौन थे मैं बता देता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। एसआई वाले मेरे भाइयों बताओ लाहौर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो कब हुआ था बताइएगा। क्या ये 1929 में हुआ था, बताइए कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं, देखो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी से याद रखना, एक फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी, 1939 में, जब ये कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो ये भी आप याद रखें 1939 39। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात है। 2011 की, देखो 2011 की जनगणना से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जो जनगणना है हर 10 साल बाद होती है, तो ये होनी चाहिए थी 21 में, लेकिन यहाँ पे तो कोविड था मेरे भाई, तो नहीं हो पाई। तो प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, 2011 से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात क्या है, और ये प्रश्न पूछा गया है 2019 में। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। इसीलिए कहते हैं मेरे भाई पढ़ लिख लो, नहीं तो ये 943 के बाद की जो गिनती है 944 45 उसमें शामिल हो जाओगे,
समझ रहे हो ना। तो मतलब शादी किसकी होगी, 943 तक की होगी, इसके बाद वाले रड़वा रहेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख लो, ठीक है। और बुरा मत मानना कोई भी मेरी बात का, माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो। और मैं बता दूँ सबसे अधिक जो लिंगानुपात था वो केरल का था। कहाँ का? केरल, और उसके बाद आपका तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आप तुरंत बता देना केरल का था, ठीक है। यहाँ पे 1,000 कुछ था, ठीक है। महिलाएं, मतलब महिलाएं ज़्यादा थी, पुरुष कम है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने पहला 6G डिवाइस को लॉन्च किया? बाय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस देश ने पहला 6G डिवाइस को लॉन्च किया। अभी जल्दी की बात है और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप नोट करें, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो कहते हैं ना कि जो जापान है ये 50 वर्ष आगे चल रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, इसी ने किया, ऑप्शन सी। हमारे यहाँ तो अभी 5G सही से नहीं चल पा रहा है, सही बात है, ये सच्चाई है दोस्त। और दूसरी बात तो यह है कि हर किसी के पास 5G नहीं है। जैसे कि मुझे ले लो, मेरे पास 4G है, वो भी सही से नहीं चलता है। शाम को क्लास नहीं देख पाता हूँ, लगभग 7 बजे से 10 बजे तक मैं अगर पढ़ना भी चाहूँ तब भी नहीं पढ़ सकता हूँ। क्या करूँगा? किताब से ही पढ़ना है। लाइव किसी को पढ़ना, अगर क्लास को देखना है तो 7 से 10 के बीच में नहीं देख पाओगे, खासतौर पे जियो वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? तो ये देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि चेतना मारू, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? भाई ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। 15 मई को क्या मनाया जाता है? क्या बताया था मैंने? 15 मई को क्या परिवार दिवस मनाया जाता है। और देखो आपका 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कटक किस नदी पर बसा है? कटक जो है किस नदी पर बसा है? तो ये महानदी पर बसा है। महानदी कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में है ना। तो ये कटक कहाँ है? महानदी पर बसा है, जो कि उड़ीसा में है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपका हैदराबाद भी पूछा जाएगा, आपसे लखनऊ भी पूछा जाएगा, आपसे वाराणसी भी पूछा जाएगा, आपसे दिल्ली भी पूछा जाएगा, आपसे आगरा भी पूछा जाएगा। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये आपसे अयोध्या भी पूछा जाएगा, जो कि सरयू नदी पर बसा है। तो ये आप सभी क्लियर कर लो, वरना मेरे साथ जुड़े रहो, मैं रोज आपको बताता रहूँगा। देखो यहाँ पे दिया गया है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध, बांधों से प्रश्न आएंगे, सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध, और ये बांध कहाँ पर, वो बांध, ऐसे आपसे भाखंडा नागल बांध, ये सारी परियोजनाएं पूछी। आप यहाँ पे कोयना बांध पूछ दिया गया है, तो अगर पता होगा तो तुरंत लगा दोगे भैया महाराष्ट्र में है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? भाई डायनामाइट का जिसने आविष्कार किया है, मैं आपको बता दूं कि उसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो उसका नाम क्या हो सकता है? अल्फ्रेड नोबेल। देखो इसको मैंने ट्रिक से याद कर रखा है। डायनामाइट क्या करता है बताओ? डायनामाइट बिजली को बनाता है, क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। भाई जनरेटर में क्या लगा होता है बताओ? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि डायनामाइट का जो आविष्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेसेट कौन से देश की संसद का नाम है? भाई नेसेट, पहले मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूँ। नेसेट जो है याद रखना इजराइल, ऑप्शन सी। मोसाद किस देश की गुप्तचर उसका जो उनकी टीम होती है कमांडो, उसका नाम है मोसाद। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। देखो पूछा गया है मोसाद। अब यहाँ पे पहले तो संसद की बात करते हैं। जापान की संसद को हम क्या बोलते हैं? तो वहाँ की संसद को डायट बोलते हैं, डायट बोलते हैं ना। अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं, और नेपाल की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखें। भारत की संसद को संसद ही बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से आप सभी की संसदों को याद रखना है। तो यहाँ पे दिया गया है, नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? देखो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, स्टार्ट करने वाले थे वो लोग बहुत ही लेजेंड थे, बहुत ही खास थे। पहले तो याद रखना 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में। इसको करने वाले भगत सिंह और छबीदास और यशपाल। भगत सिंह जी हमारे, ठीक है, भगत सिंह जी और छबीदास और आपके यशपाल, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
मारो फिरंगी को किसने कहा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका आप सही जवाब दीजिएगा कि मारो फिरंगी को किसने कहा था। तो इसका सही जवाब आपका मंगल पांडे जी हो जाएगा। 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे जी का हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। 1857 की क्रांति से आपसे 1 से 2 प्रश्न 110% पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहाँ पर हुई थी? मेरठ में हुई थी। सबसे कॉमन प्रश्न जो है वो ये है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? सेम डिक्टो यही प्रश्न पूछा जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण ये था कि सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर देना कि भाई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदू सैनिक थे। अब वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे गाय की चर्बी से और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस थे और उसको मुंह से खोलना पड़ता था कारतूस को, जो कि खोलने से मना कर दिया था। तो आप याद रखेंगे और विद्रोह स्टार्ट हो गया था। यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपका सिलेक्टेड प्रश्न है। क्लास की एंडिंग में जो भी बच्चा होगा उसको ये क्लास का लास्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल गया। इसका याद रखना, महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी, माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ, महात्मा गांधी। ये देखो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ किसकी पुस्तक का जो है, किसकी है, कौन लेखक है? महात्मा गांधी जी। अब यहाँ पे देखो, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछता हूँ कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो ये देखो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नोट कर लेना, ठीक है। कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये आप याद रखेंगे। देखो एक और पूछता हूँ, न्यू इंडिया के लेखक कौन है? न्यू गलत लिखा है मेरे भाई, न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो क्या बताओगे? एनी बेसेंट जी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और देखो दोस्त, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। कभी भी जो हार नहीं मानता वो जीतता है, ये कंफर्म है। और दोस्त मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे बहन सुन रहे थे, एक बार आप भाई की क्लास को यार लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना और जितना ज़्यादा हो सके इस क्लास को शेयर जरूर करना। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।